आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही। माना तेरी मंजिलें इन लोहों की जंजीरों में हैं, पर तू तपेगा जब तेरी तपन से वो लोहा भी पिघलेगा ही। मंजिलों के रास्ते में कांटे तो सभी के हैं, पर तेरे अंदर जुनून है, तू कांटों पर चलेगा ही। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं सतीश मिश्रा आज लेके आया हूं रफ्तार सीरीज में एक और धमाकेदार लेक्चर। यहां पर आज हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, मेरा वाला क्वेश्चन करेंगे और दादाजी के सवाल भी करेंगे और एसएम ऑसम भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 क्या है? लेक्चर नंबर 2 का आगे का पार्ट है। लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में विस्तार से हम लोगों ने सीखा था। हमने सीखा था कैसे किसी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट देखते हैं, है कि नहीं। आज क्या करने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं हाउ टू डिराइव रिलेशन एमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। भिन्न भिन्न भौतिक राशियों में कैसे रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं, यह सब हम सीखेंगे आज, है ना। एक एप्लीकेशन और होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का, पढ़ा दिया ना मैंने, हाँ, तो उसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो तो पहले दिन कर लिया था हम लोगों ने, उसको ऐसे ही कर लिया था, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या देखेंगे आज? आज हम देखेंगे कैसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन थोड़ी टेस्टिंग होगी। क्या कि कैसे चेक करें कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। और आज मैंने पहले ही बाउंसर मार दिया, मेरा वाला सवाल दे दिया। मेरा वाला सवाल है सिंपल क्वेश्चन होता है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन को हम मेरा वाला सवाल का नाम देते हैं। तो भैया ये बताइए डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। ये क्या है? ये लिखा हुआ है क्या? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। 1 सेकेंड में के इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। मतलब जैसे मुझे 3rd सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, 4th सेकेंड का पूछा जाए, 5th सेकेंड का पूछा जाए, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड की इक्वेशन है। u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, n नंबर ऑफ सेकेंड्स है। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? वीडियो पॉज, आंसर दो, ठीक है। सही है कि नहीं? कुछ बच्चे पहली नजर में, तो पहली नजर में क्या होता है ना यार, नहीं धोखा मिलता है। तो पहली नजर में देखोगे तो गलत है, ये पहली नजर में गलत है। क्यों यार भाई? यहां पे तो लिखा है डिस्प्लेसमेंट। ओए होए, ये क्या हो गया? यहां लिखा है क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट। और यहां है वेलोसिटी, यहां है डिस्प्लेसमेंट, यहां है वेलोसिटी। तो ये डायमेंशनली कैसे करेक्ट हो सकता है? गलत है, फिर रॉन्ग है। लेकिन प्रैक्टिकली सही है। तो मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था? जो इक्वेशन प्रैक्टिकली सही होती है वो डायमेंशनली गलत होती है, हो सकती है या नहीं हो सकती है? बताओ। जो इक्वेशन प्रैक्टिकली करेक्ट, ये सबको पता है प्रैक्टिकली करेक्ट है, तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है, नहीं होती है? हो सकती है कि डायमेंशनली करेक्ट भी हो, इनकरेक्ट भी हो, है ना। बताओ क्या होता है? देखो, जो इक्वेशन प्रैक्टिकली करेक्ट होती है वो डायमेंशनली करेक्ट होगी ही। तो इसका तो ये तो डायमेंशनली करेक्ट होगी ही, लेकिन हमें दिख क्यों नहीं रही है? पहली नजर का प्यार है ना, अंधा होता है, इसलिए नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखो, देखो भैया, ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड है। तो नॉर्मल बच्चे, एसएम टाइप के बच्चे, एसएम टाइप के बच्चे क्या करेंगे? ऐसे मुंह बना लेंगे। क्यों मुंह बना लेंगे? सर इस तरफ तो डिस्प्लेसमेंट है, एल होना चाहिए, और राइट साइड तो वेलोसिटी है, LT-1 होना चाहिए, और ये मेरा गलत हो गया, मेरा गलत हो गया। ये एसएम टाइप के बच्चे हैं। लेकिन यहां पर एसएम ऑसम भी बैठे हैं। जो एसएम ऑसम टाइप के बच्चे कहेंगे सर ये तो सिंपल है। कैसे? ये लिखा है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। ओके, ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसी को अगर शब्दों में लिखा जाए डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड।
इन 1 सेकेंड। इसको और ढंग से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड। ओके, डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड क्या होता है, अच्छा ये तो वेलोसिटी लिखा है, क्या लिखा है, वेलोसिटी लिखा है। तो लेफ्ट साइड में भी वेलोसिटी है, राइट साइड में वेलोसिटी है, डायमेंशनली सही है, डायमेंशनली सही है। इसी को मैं जब डेरिवेशन कराऊंगा ना, कब, जब मैं मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा तो इसका डेरिवेशन कराऊंगा, तो वहां पे एक बार और आपको दूसरी तरीके से भी समझाऊंगा। क्या करूंगा, समझाऊंगा। लेकिन यहां तो मेरा वाले सवाल को तो ऐसे मौसम से ही उड़ा देंगे। आया मजा? चलो आइए फिर पढ़ाई करते हैं आगे। क्या पढ़ाई करते हैं, हाउ टू डिराइव रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन डिराइव करते हैं। अगर मैं इसको थ्योरी से एक्सप्लेन करूंगा, बोल बोल के एक्सप्लेन करूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। मैं इसको क्या करूंगा, एक न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन करूं तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। आइए करते हैं फिर। अगर मान लो मैं आपको बोलूं, यहां पर आपको बोलूं कि मुझे जरा रिलेशन डिराइव करके बताओ, किसके किसके बीच में, ऐसे एरिया है, वेलोसिटी है, डेंसिटी का रिलेशन डेवलप करके बताना है, किसके फॉर्म में, फोर्स के लिए। मतलब फोर्स को कैसे लिखें, एरिया, डेंसिटी और वेलोसिटी के टर्म में, यह बात है। तो जरा ध्यान से देखो, इसी में मैं बहुत सारी चीजें छोटी छोटी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट इसी में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं वहां खाली थ्योरी अगर लिखाऊं, बोलूं तो उससे आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। यहां फोर्स का रिलेशन डेवलप कराना है, किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, एरिया के साथ और डेंसिटी के साथ। तो हम मान के चलते हैं कि हमें क्या पता फोर्स कैसे रिलेटेड है, तो हम मान लेते हैं फोर्स जो है एरिया के साथ पावर ए में रिलेटेड है। फोर्स जो है डेंसिटी के साथ या वेलोसिटी के साथ मान लेते हैं, या पहले डेंसिटी लिख लेते हैं, डेंसिटी के साथ बी में है। फोर्स जो है वेलोसिटी के साथ सी में रिलेटेड है, ऐसे रिलेटेड है, प्रोपोर्शनलिटी है। इन तीनों को अगर हम क्लब कर लें तो क्या आएगा, ए आएगा, ये आएगा, ऐसा आएगा। कुछ बच्चों का यहां डाउट हो सकता है, क्या हम वही रिलेशन डिराइव करेंगे क्या जिसमें फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होंगी। अगर हमें v इक्वल टू यू प्लस 80 डिराइव करना हो तो, अगर हमें v इक्वल टू यू प्लस 80 डिराइव करना हो तो नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट डिराइव a relation in which physical quantities are in terms of addition और subtraction। ठीक है, अब मैं यहां बताते भी जाऊंगा, साथ साथ यहां पे आपको छोटे छोटे नोट्स भी लिखाते जाऊंगा। क्या, वी कैन नॉट डिराइव, वी कैन नॉट क्या डिराइव रिलेशन लाइक, कौन सा, v इक्वल टू यू प्लस 80। क्या मुझे पूरा टेक्स्ट लिखाने की जरूरत है, समझ गए ना। वी कैन नॉट डिराइव रिलेशन लाइक v इक्वल टू यू प्लस 80। क्यों, बिकॉज इन दिस इक्वेशन द फिजिकल क्वांटिटीज आर इन द टर्म्स ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब हम वो कोई संबंध स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो। ठीक है, लिख देते हैं, हिंदी में लिख दो सर, हिंदी में, हिंदी में, इंग्लिश में सर, अच्छा चलो। हम, वाह सर, मजा आता है जब हम व्हाट्सएप की लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं, दिल में उतर जाता है ना। नोट्स भी आप ऐसे ही बनाया करो। हम वो रिलेशन डेराइव और डिड्यूस, डेराइव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते जिसमें, वाह, जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो। क्या बुराई है, ऐसे पढ़ो। तुमको नोट्स बेचने हैं क्या कि किताब लिखनी है, समझ में आना चाहिए हमें। तो अगर इसको भाई बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर, एक्चुअली आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम एंड आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ शिट। ओके, रियली, सो आप क्या लिख सकते हैं, वी कैन नॉट डिराइव अ रिलेशन इन विच फिजिकल क्वांटिटीज आर इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन नॉट डिराइव अ रिलेशन इन विच फिजिकल क्वांटिटीज आर इन टर्म्स ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सिंपल है ना। ठीक है, तो हम वो रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो। चलो आगे आओ। तो हम प्रोपोर्शनलिटी वाले से ऐसे पहुंच गए, ठीक, ये आ गया यहां पर।
अच्छा, अब क्या करेंगे हम, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट ऐड करेंगे, के, ये है बेटा। सो के क्या है यहां पर, कि बेटा अभी तक कुछ लोग पूछते सर जो कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन क्यों लिखते थे, ये देखो यहां पे जो के ऐड होगा वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। के क्या होगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है बेटा। क्यों डायमेंशनलेस है भाई, इसका अगर हम डायमेंशन ऐड कर देंगे तो इनमें सब में रिलेशन हमारा इफेक्ट कर जाएगा ना। तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, कोई नंबर होता है। एक बात और ध्यान रखना, वी कैन नॉट फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस के बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। वी कैन नॉट फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस के यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। चलिए ऐसा आ गया। अब कुछ नहीं, राइट साइड लेफ्ट साइड के डायमेंशन को कंपेयर कर दीजिए। तो एफ का डायमेंशन क्या हो जाएगा यहां पर, एम एल टी माइनस टू। के डायमेंशनलेस कांस्टेंट था उसको हटा दो, एरिया का डायमेंशन L2 हो जाएगा, L2 की पावर A लगा हुआ है। यहां पर डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा एम एल माइनस थ्री, यहां पर B हो जाएगा, और यहां पे वेलोसिटी का डायमेंशन है LT माइनस वन, और पावर यहां C हो जाएगी। थोड़ा और इसको ढंग से लिख देते हैं, एम एल टी माइनस टू। सारे मास एक साथ कर लो, मास में तो खाली B है, ठीक है। लेंथ में बहुत सारे लोग हैं, 2 टाइम्स ऑफ A है, 3 टाइम्स ऑफ B है, और C है, ऐसे लिख लेते हैं। टाइम में खाली एक ही जगह है, माइनस C है, ऐसे ये हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वेशन करेक्ट होगी ही होगी, कसम है। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वेशन करेक्ट है बेटा, तो क्या चीज सेम होगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता था, अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है लेफ्ट साइड राइट साइड तो डायमेंशंस सेम होती हैं। और डायमेंशंस क्या होती है, जो पावर लगी होती है। तो अगर हम कंपेयर करें, यहां मास का डायमेंशन कितना है, यहां पे अगर देखें मास का डायमेंशन है 1, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बाई कंपेयरिंग डायमेंशंस हम देख सकते हैं मास की डायमेंशन 1 है, तो यहां मास की डायमेंशन 1 आ जाएगा। यहां पर 2a माइनस 3b प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, यहां पर 1। एल की डायमेंशन यहां 1 है, तो यहां 1 लिख दिया हमने। फिर यहां -2 है, तो सी के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सी माइनस सी की वैल्यू क्या जाएगी, -2। तो देखोगे जरा ध्यान से यहां पे, तो सी का डायमेंशन आ गया 2, तो सी का डायमेंशन 2 आ गया, बी का डायमेंशन 1 आ गया। तो हम यहां से किसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, बी का डायमेंशन, ए का डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे, बी की वैल्यू रख दो और सी की वैल्यू रख दो। तो बी और सी की वैल्यू रखोगे तो ए क्या मिलेगा, 2a। यहां क्या आएगा, बी की वैल्यू रखोगे तो -3 हो जाएगा, सी की वैल्यू रखोगे तो 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। सो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 1, सी की वैल्यू आ गई 2। तो अगर हम इसको लिखें तो क्या बोलेंगे, हमारे पास फोर्स क्या था, फोर्स था के रो, ठीक है, क्या था यहां पर, a की पावर a, रो की पावर b और v की पावर c। सो a की वैल्यू यहां पे आई है 1, b की वैल्यू यहां पे आई है 1, c की वैल्यू यहां पे आई है 2। ये तो निकाला देखो हम लोगों ने, c की वैल्यू 2। ये इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पाओगे, कर लोगे ना, हाँ। b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1। ठीक है, तो अभी नहीं सॉल्व कर पाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे आज हम। तो ये आएगा हमारा रिलेशन, ये है करेक्ट रिलेशन, ये करेक्ट रिलेशन है, ये करेक्ट रिलेशन आ गया, रो ए वी स्क्वायर और साथ में के। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने पूछा है कि कैसे रिप्रेजेंट होगा डायमेंशनली, तो ये वाला हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहे हैं हमने, प्रोपोर्शनलिटी निकाल लिया, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक बात नोटिस करो बेटा, अगर मान लो यहां पर हमारे पास कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाती, जैसे रो का मान लो डायमेंशन नहीं है, तो रो का डायमेंशन नहीं, तो इसका मतलब यहां सारा टर्म 0 हो जाता, तो ये बी की वैल्यू तो 0 हो जाती। मतलब इसका मतलब हम बी तो निकाल ही नहीं पाते कभी। हाँ, तो अगर कभी कोई रिलेशन हम डेराइव करते हैं और कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी इंवॉल्व होती तो हम डेराइव नहीं कर सकते।
तो हम ये रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते। कौन सा रिलेशन? ये वाला। वी कैन नॉट डिराइव रिलेशन इफ देयर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो हम रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो हम रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते हैं, है ना। अच्छा, मैं आपको एक सवाल देता हूं यहां पर, मैं आपको यहां पे एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। क्या देना है? उस क्वेश्चन का जवाब देना है। देखते हैं कितना आप लोगों ने सीखा है इतनी देर में। ठीक, चलो देखते हैं कितना सीखा है आप लोगों ने। शुरू करें? शुरू करिए सर। देखो बेटा, बहुत आसान सवाल है। आपको बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं, कौन सा रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन वी कैन डिराइव, मैंने ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में लिख लिया, वी कैन डिराइव यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, बताओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन वी कैन डिराइव यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, पहला रिलेशन। और पता है मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों ने, वैसे पीडब्ल्यू वाले बच्चों का जलवा तो अलग ही है। क्या अच्छा है, मैं बाकी जैसे कभी देखता हूं वीडियोस तो उसमें पता नहीं अनर्गल बातें कमेंट करते रहते हैं बच्चे, लेकिन पीडब्ल्यू के बच्चे ना बिल्कुल टू द पॉइंट बात कमेंट करते हैं। मैंने पूछा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, उस क्वेश्चन का आंसर बताओ, यार सब बच्चों ने लगभग लगभग आंसर बताया। मजा आ गया चैट देख के। सर लोग कह रहे थे कि यार हमारे बच्चों में कुछ तो अलग है, और चैट पे स्पैमिंग करते बच्चे हमारे पे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। हमने कहा पीडब्ल्यूएंस है, हल्के देखना है, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप आंसर कमेंट में देते हो। बढ़िया, कीप इट अप। अब अगर मैं पूछूं यहां पर ये रिलेशन एक्स पोजीशन है ए साइन ओमेगा टी, क्या इसको डिराइव कर सकते हैं क्या? आप देखते रहो, वीडियो पॉज करके आंसर बताते रहो, मैंने लिख दिया, बता दो। अच्छा, ये रिलेशन फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये डिराइव कर सकते हैं क्या? तीसरा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये डिराइव कर सकते हैं क्या? ये रिलेशन डिराइव कर सकते हैं क्या? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या डिराइव कर सकते हैं क्या? क्या ये सारे रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं क्या? क्या सारे रिलेशन डिराइव कर सकते हैं क्या? तो देखो इनमें से हम कोई रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते हैं। क्यों? पहला रीजन, यहां पर एक क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? साइन ओमेगा टी इज डायमेंशनलेस। ये डायमेंशनलेस है, इसलिए इसको हम डिराइव नहीं कर सकते। समझ में आया? इसको इसको डिराइव कर सकते ही नहीं, बताओ। सर इसको तो कर ही सकते हैं, पक्का कर सकते हैं इसको? इसको नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? सर इसको तो करना चाहिए, इसको क्यों नहीं कर सकते? अगर ये ऐसा लिखा होता, तुमको किसने बताया के की वैल्यू यहां 1 है? इसको कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, रुको, इसको लिख देते हैं। इसको कर सकते हैं,
इसको कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। समझ में आया क्यों? क्योंकि यहां पे के की वैल्यू इन्होंने लिख दी, हमको तो पता नहीं थी। अब भैया तुम समझ ही गए, जो काम गड़बड़ वहां हुआ खेल, वही खेल यहां गड़बड़ हो गया। क्या हम इसको डिराइव कर सकते हैं? किसको डिराइव कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग डिराइव कर सकते हैं क्या? kmv² डिराइव कर सकते हैं। यहां न्यूमेरिकल वैल्यू तुमको किसने दे दी? तो इसको भी डिराइव नहीं कर सकते। और यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है। फिजिकल क्वांटिटीज यहां एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको भी डिराइव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिराइव दिस रिलेशन ऑल्सो, ये तो सबसे पहले ही बता दिया, क्योंकि यहां फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है। बड़ा कठिन है मामला। हां, तो इनमें से किसी को भी डिराइव हम लोग नहीं कर सकते। समझ में आया? कैसा लगा मेरा मजाक? मजा आ गया? बहुत बढ़िया। इन सारी बातों को अपनी नोटबुक में अच्छे से मेंशन कर लीजिए, ठीक है? बहुत शानदार। आइए, ये दादाजी की किताब का एक सवाल करते हैं। कहां का सवाल है ये? दादाजी की किताब का सवाल है। अब दादाजी को जानते ही हो, हल्का फुल्का सवाल तो पूछते नहीं है, ठीक है? तो ये दादाजी की किताब का सवाल है। कुछ बच्चे कहते हैं दादाजी कौन है ना? मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जिसको इसमें डाउट हो दादाजी कौन है ना? हम लोग के दादाजी, फिजिक्स वालों के दादाजी। कौन है फिजिक्स वालों के दादाजी? पता है ना? बस चूज द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। देखो, दादाजी जब भी कभी सवाल पूछते हैं बिल्कुल ध्यान से सुना करो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। चलो आइए देखते हैं। ऑल क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। क्या सभी क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी के टर्म में लिख सकते हैं? क्या सभी क्वांटिटी का बेस क्वांटिटी के टर्म में हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं? तो ये तो पहले ही बात हो गई थी, सभी को बेस क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए उसको बताया गया था। तो दादाजी हमारी बात सही है। बस एक आंसर हो गया, काम खत्म। सिंगल करेक्ट ना? नहीं, मोर देन वन करेक्ट। क्यों? दादाजी ने कहा है, एस लगा रखा है। अंग्रेजी भी पढ़ो। अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ बेस क्वांटिटीज। एक बेस क्वांटिटी को दूसरी बेस क्वांटिटी के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं ये। तो पहले तो हमने पहले दिन बताया था, बेस क्वांटिटी क्या होती है? बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो अपने आप मतलब या एक यूनिकली डिफाइंड होती है, उनको किसी और की जरूरत नहीं होती है। 7 लोग थे ऐसे। तो एक बेस क्वांटिटी को दूसरे बेस क्वांटिटी के टर्म में हम नहीं लिखेंगे। करंट को लेंथ के फॉर्म में कैसे लिखोगे? मास को टाइम के फॉर्म में कैसे लिखोगे? है ना? तो बेस क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के टर्म में हम नहीं लिखेंगे, ठीक? हाँ, बेस क्वांटिटी को किसी डेराइव्ड क्वांटिटी के टर्म में लिख सकते हो। हाँ, एक बेस क्वांटिटी को, जैसे मास है, मास को आप फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब के टर्म में लिख सकते हो। लेकिन अगर बोलो फोर्स को टेम्परेचर के टर्म में, फोर्स को मतलब उसको मास को एक्सेलरेशन के टर्म में, लेंथ को सॉरी मैं क्या बोल रहा था, अटक गया मैं। हाँ, मास को लेंथ के टर्म में, मास को टाइम के टर्म में, मास को उसके करंट के टर्म में नहीं लिख सकते, ये कह रहे हैं। चलो, द डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज ऑलवेज, यही बता रहे भैया हम, यही बता रहे हैं क्या, कि एक बेस क्वांटिटी का डायमेंशन दूसरी बेस क्वांटिटी के टर्म में 0 होता है। क्यों? अगर हम बोले डायमेंशन ऑफ, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ लेंथ इन टाइम, तुम कहोगे आए, क्यों आए कहोगे? क्योंकि लेंथ का डायमेंशन टाइम टर्म में 0 होता है। ये भी सही है क्या? सारे सही होंगे क्या? आओ देख लेते हैं। द डायमेंशन ऑफ ए डेराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0 इन अ बेस क्वांटिटी। ये क्या है? कह रहे हैं
द डायमेंशन ऑफ ए डेराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। ये कौन सी बात है? हो सकती है भैया, बहुत बार होती है ऐसी, ठीक है, तो ये गलत है ना। चलो, तीनों सही है भैया यहां पर। आइए आगे बढ़ते हैं। Which of the following set cannot enter into the list of fundamental quantities in any system of units? कौन सा इसमें जो सेट है वो फिक्स नहीं होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो यार, तुम ऐसे लोगों का सेट लो ना जिससे सारे क्वांटिटीज हमारे डिफाइन हो जाए। जैसे लेंथ मास वेलोसिटी लिया, लेंथ मास वेलोसिटी में हमारा क्या जाएगा? मैकेनिक्स वाली क्वांटिटी सारी आ जाएंगी। क्यों? लेंथ है, मास है, वेलोसिटी है, तो लेंथ तो हो ही गया, मास हो गया, वेलोसिटी में टाइम वाला भी आ गया, तो हमारा वो काम बन जाएगा। लेंथ टाइम वेलोसिटी मतलब सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो, ऐसा सेट लो जिसमें सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज आ जाएं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो लेंथ टाइम वेलोसिटी दिया, लेंथ लिया, टाइम लिया, वेलोसिटी, मास कहां है? वेयर इज मास? जब भी कभी नोट्स बनाओ ना ऐसे लिख लिया करो, जैसे तुम हमसे बात करो या अपने आप से बात कर रहे हो, वेयर इज मास? यही रीजन है, ये नहीं होगा। लेकिन दादाजी ने पूछा, ये भी दादाजी का सवाल है, ये भी दादाजी का सवाल है, तो ध्यान रखना होगा, कहीं गड़बड़ हो सकता है ना। अच्छा, मास टाइम एंड वेलोसिटी, तो हमने क्या बोला? सारी ऐसा सेट बनाओ जिसमें सारे फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाए, मतलब मैकेनिक्स वाले, एमएलटी वाले आ जाए। अब कह दो करंट तो नहीं आ रहा, हम मैकेनिक्स वाले की बात कर रहे हैं, तो मास टाइम एंड वेलोसिटी सही है, ये हो सकता है। लेंथ टाइम ये तो ये है, तो ये सारी है जो डिफाइन कर सकती है, लेकिन ये वाला डिफाइन नहीं करता है। इसमें सारे फंडामेंटल टर्म नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ये करेक्ट आंसर होगा। तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही तो पूछना चाह रहे हैं, कौन सा सेट एंटर नहीं करता फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। एक सॉलिड स्फीयर मूव करता है किसी लिक्विड के थ्रू। द लिक्विड अपोजेस द मोशन ऑफ दिस स्फीयर विथ फोर्स एफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, कल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लोगों ने डायमेंशन देखा था ना, याद है? याद है सर? ऐसे बीच में ना पूछा करो, याद वाद नहीं रहता है, मूड खराब हो जाता है हमारा। पीडब्ल्यूएन हो तुम, रफ्तार में चल रहे हो तुम, तुम्हें याद होना चाहिए। कल निकाला था विस्कोसिटी का डायमेंशन, तो क्या आया था? एम एल माइनस वन टी वन, ये आया था ना, कि टी माइनस वन आया था, कि टी वन आया था? सोच के बताओ। चलो, रेडियस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकालना है फोर्स का। आइए निकालते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, फोर्स का रिलेशन निकालना है किसके साथ? ईटा के साथ। किसके साथ? रेडियस के साथ। किसके साथ? रेडियस के साथ। किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। तो ईटा में हमें पता नहीं कैसे वेरी कर रहा है, रेडियस में हमें पता नहीं कैसे वेरी कर रहा है, वेलोसिटी में पता नहीं कैसे वेरी कर रहा है। अब तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहां पर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, ये लिख देंगे। लेफ्ट साइड राइट साइड डायमेंशन लिख लो, सॉल्व कर लो। कुछ लोगों को ईटा का डायमेंशन नहीं याद है, हमें पता नहीं याद है, ठीक है। तो ईटा के लिए क्या निकाला था हम लोगों ने? एफ इज इक्वल टू क्या निकाला था? ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, यहीं से निकाला था ना। हाँ, तो ईटा का डायमेंशन क्या आया था? कल याद करो क्या आया था? एफ था, और ये था ए था, और क्या था? डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड था। तो क्या आया था ईटा का डायमेंशन? ये हो गया था एम एल टी माइनस टू, फिर यहां पे क्या था? ए का एल टू, फिर यहां पे वी बाई जेड का क्या था? टी माइनस वन। तो क्या आया था? ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, क्या आएगा? टी माइनस वन, ये क्या जाएगा? एल माइनस वन। तो ईटा का डायमेंशन क्या आया था? एम एल माइनस वन टी माइनस वन। क्या था? एम एल माइनस वन टी माइनस वन। याद आया? याद कर लिया करो बेटा, लेकिन ऐसे याद ना है तो ऐसे आप डिराइव भी कर लिया करो, लेकिन ये काम बहुत खराब है, इतना कहां कहां बार बार डिराइव करोगे। खैर, तो अब डायमेंशन लिखना शुरू करते हैं। आओ, एफ का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, ये हो जाएगा। के डायमेंशन लेस होता है,
ईटा का क्या आया था, m आया था, l आया था, -1 आया था। ठीक है, और t -1 आया था। क्या हो जाएगा यहां पर, a हो जाएगा। r का क्या आया था, l, रेडियस है ना, b हो जाएगा। वेलोसिटी का lt -1, और क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। फिर अब जरा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। फोर्स लिख देते हैं। फोर्स का क्या था डायमेंशन, mlt -2। t का था mlt -2। यहां पर m में कौन है, अकेला है, तो m की पावर a हो जाएगा। l यहां भी है, l यहां भी, तो यहां -1 आएगा, यहां b और c आएगा, -a + b + c हो जाएगा। टाइम में -1 है और यहां c है, तो ये माइनस कर लेते हैं, a + c कर लेते हैं, ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, तो ये तो सब मैं हटा देता हूं, क्यों, सब आता है आपको, कुछ बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, लेफ्ट साइड राइट साइड डायमेंशन कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर कर देते हैं, आइए। तो क्या जाएगा यहां पर, मास a की पावर क्या है, यहां पर 1 है, तो a की पावर 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू तो भैया सीधा सीधा आ गई, काम खत्म भैया, एक काम हो गया हमारा। दूसरा, -a + b + c = क्या है, 1 है, क्योंकि लेंथ का डायमेंशन कंपेयर कर रहे हैं। a की वैल्यू लाके यहां रख देते हैं ना, तो -1 + b + c = 1 हो जाएगा, तो b + c = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो एक रिलेशन ये हो जाएगा। फिर -a + c = क्या है, -2 है। क्या है यहां पर, कंपेयर करें तो -a + c = -2 है, तो a + c = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a की वैल्यू 1 थी, तो 1 + c = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। c की वैल्यू 1 हो जाएगी, c की वैल्यू 1 आ गई। तो जब भैया a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो b + c = 2 है। अब मैं क्या ही लिखूं कि फ्रॉम दिस एंड दैट इक्वेशन c की वैल्यू यहां भरो, b निकाल लो, तो b + 1 = 2, तो b = हो जाएगा 1। अरे तो सब 1 हो गया, सब 1 हो गया, वाह मजा आ गया। क्या मजा आया कि इसका मतलब फोर्स का इसके साथ क्या रिलेशन होगा, क्या आएगा रिलेशन, फोर्स का जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन आएगा ऐसा कुछ, कैसा कुछ, ऐसा कुछ, F is proportional to eta RV, eta RV हो जाएगा। तो देखो, कुछ बच्चों को लग रहा होगा बड़ा बोरिंग, कुछ बच्चों को लग रहा होगा बड़ा फास्ट, कुछ बच्चों को हाँ चल रहा है। ध्यान से सुनो, स्टेप्स देख लो, ऐसे लिखते हैं, वैल्यू भरते हैं, डायमेंशन मैच कराते हैं, वैल्यू भरते हैं, डायमेंशन मैच कराते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड डायमेंशन मैच कराइए, डायमेंशन मैच कराते हैं। ए का डायमेंशन क्या है, यहां मास का डायमेंशन 1, -a + bc = 1, -2 -a + c = -2, सो a + c = 2 हो गया, a = 1 हो गया, यहां से b + c = 2 हो गया। सिंप्लीफाई कर लो भैया, बहुत छोटी सी बात है, इतना कर सकते हो, आ गया आंसर, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अब हम कहां बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे कि मजा आ जाएगा, इतने क्वेश्चन करेंगे मजा आ जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा हम जो बार बार स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, एक दो क्वेश्चन स्टेप्स बताएंगे, बाकी हम जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। जैसे यहां क्या है, वेलोसिटी टाइम का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, फोर्स साथ पूछा क्या, नहीं, बोला वेलोसिटी टाइम फोर्स को मास के लिए लिखो, तो इसका मतलब क्या है, मास को लिखना है मुझे, क्या, वेलोसिटी की पावर a, टाइम की पावर b, फोर्स की पावर c, ये लिखना है। तो क्या करेंगे, मास का डायमेंशन मास लिख दिया, लेंथ का डायमेंशन 0, टाइम का डायमेंशन 0 = वेलोसिटी डायमेंशन lt -1। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, ठीक है ना बेटा। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप बहुत बोर करते हैं, कैसे, इतने आसान क्वेश्चन को आप इतना क्यों समझाते हैं। देखो बेटा, कुछ बच्चे ऐसे हैं इस जगह पर जो कहीं कभी स्कूल नहीं गए, है ना, उनको अभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, ठीक है, इसलिए मैं उनके हिसाब से बिल्कुल बेसिक में जाके समझा रहा हूं। लेकिन वो बच्चे इतना तेज है कि थोड़ी कैलकुलेशन वो तेजी से कर सकते हैं, है ना बच्चों, कर सकते नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। तो m की पावर c आ जाएगा, लेंथ में यहां है, लेंथ में यहां है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, a हो जाएगी और c हो जाएगी।
टाइम में माइनस ए है, टाइम में बी है और टाइम में -2c है। ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अच्छा आइए डायमेंशन कंपेयर कर देते हैं, डायमेंशन कंपेयर कर देते हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड डायमेंशन कंपेयर करो, क्या मिलेगा? तो देखो लेफ्ट साइड राइट साइड डायमेंशन कंपेयर करो तो सी की वैल्यू क्या है? यहां पर 1 है, सी की वैल्यू 1 है। ए प्लस सी क्या है? 0 है। सी की वैल्यू 1 है, ए प्लस सी 0 है, तो ए इक्वल टू -c हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई -1। वाह, इतना हलवा क्वेश्चन मिल गया। अभी हलवा और होगा जब इसको मैं बता दूंगा ऐसे मौसम से। ठीक है, यहां क्या है? -a प्लस बी -2c इक्वल टू 0, -a प्लस बी -2c इक्वल टू 0। तो जरा ध्यान से देखो, a की वैल्यू कितनी आ रही है? -1, तो ये हो जाएगा +1। b लिखेंगे, b की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू कितनी है? -2 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो b की वैल्यू 1 आ गई। मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस रिलेशन को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? मास इज इक्वल टू लिखा जाएगा क्या? मास प्रोपोर्शनलिटी में लिख देता हूं, लो इक्वल टू नहीं, मास की प्रोपोर्शनलिटी लिख देता हूं। तो मास की प्रोपोर्शनलिटी क्या लिखी जाएगी बेटा? मास की प्रोपोर्शनलिटी लिखी जाएगी क्या? वेलोसिटी में -1, ठीक है, और टाइम में 1, फोर्स में 1, ऐसे। मतलब मास इज प्रोपोर्शनल टू Ft/v। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। बहुत बेकार है सर, इतना स्लो कोई करता है क्या? मुझे पता है, मुझे पता है तुम्हें ऐसे मौसम पता है। क्या ऐसा मौसम पता है? सर इसको एक लाइन में कर सकते थे हम। कैसे कर सकते थे इसको एक लाइन में? सर जिसका कोई नहीं उसकी अम्मा है, जिसका कोई नहीं उसका मां है। मां बोले तो F इज इक्वल टू ma, तो क्या जाएगा? mv/t। तो m क्या आया? m आया यहां पर Ft/b। काम खत्म, पैसा हजम। तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते थे ऐसे। हां ऐसे कर सकते हो आप, नीट में ऐसे ही करोगे। लेकिन स्कूल में जब बोला जाए डायमेंशनली डेराइव करो, तब कैसे करोगे? ठीक है, तब हम ऐसे करेंगे जैसे हमने किया है यहां पर। नीट में तो आप ऐसे ही करोगे। अब सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही करूंगा, अब मैं डेराइव नहीं करूंगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को लिया गया है फंडामेंटल क्वांटिटी, देन डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगा? लेंथ का डायमेंशन बताना है, लेंथ का डायमेंशन बताना है। मैं डिराइव नहीं करूंगा, पक्का नहीं करूंगा मैं डिराइव, चाहे जो हो जाए। मैं डिराइव नहीं करने वाला, है ना? तुम डिराइव करना, तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम इसको डिराइव करना। मैं इसको ऐसे मौसम से कर लेता हूं। ठीक है, कैसे? यार लेंथ की डायमेंशन में, लेंथ की डायमेंशन में मास तो होता नहीं, पक्का लेंथ की डायमेंशन में मास होता नहीं। एक्सेलरेशन में मास होता नहीं, टाइम में मास होता नहीं। इसका मतलब फोर्स अगर इन्वॉल्व है तो पक्का उसमें मास होगा। तो देखो यहां फोर्स इन्वॉल्व है ना, इनमें सब में मास होता नहीं, यहां फोर्स में मास होता है, तो लेंथ में मास आएगा क्या? निकल लो बेटा पहली फुर्सत में। यहां पर एक्सेलरेशन में मास होता नहीं, टाइम में मास होता नहीं, फोर्स में मास होता है, चाहे वो पावर माइनस हो चाहे प्लस हो। तुम भी निकल लो पहली फुर्सत में, तुम भी निकल लो पहली फुर्सत में। तुम रुको, अब चाहे सही हो चाहे गलत, लेकिन तुम रुको। AT², ये हो जाएगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं, नहीं कर सकते? समझ में आया? लेंथ में मास होता नहीं, एक्सेलरेशन टाइम में मास होता नहीं, फोर्स में मास होता है। कह रहे लेंथ को लिखो फोर्स और एक्सेलरेशन और टाइम के साथ। तो यार अगर हम फोर्स के साथ लिखेंगे तो यहां मास पक्का आएगा, जो कि हम चाहते नहीं। हो गया। अच्छा और कैसे कर सकते थे? बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ AT² टाइप का कुछ होता है, हाफ AT² टाइप का कुछ होता है। मतलब जो भी रिलेशन आएगा उसमें टाइम स्क्वायर होना चाहिए और एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो आप ऐसे भी मैच करा सकते हैं इसको। ऐसे भी मैच करा सकते हैं। सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, डेरिवेशन बताइए। डेरिवेशन तो होमवर्क दिया है। नहीं फिर भी सर डेरिवेशन बताइए। अच्छा बता दें, हम इक्वेशन लिख देते हैं। लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर A, फोर्स की पावर A, टाइम की पावर V, एक्सेलरेशन की पावर C। सो यहां लेंथ हो जाएगा, अब आप सॉल्व कर लेना, मैं करूंगा नहीं। M
एल टी माइनस टू, और यहां पे टाइम की पावर b और एक्सेलरेशन की पावर c। एक्सेलरेशन बोले तो एल टी माइनस टू की पावर c। इधर उधर करके सॉल्व कर लेना, इधर उधर करके सॉल्व कर लेना, और आंसर बताना आ रहा ही नहीं आ रहा, मुझे कमेंट में बताना, इसी टाइमलाइन को टैग करके कमेंट में बताना सर आंसर वहां आ गया था। ऐसे लिख देना यार, सर आंसर वहां आ गया था, बस। यार पता है हम लोग इतना मौज करके सीखेंगे ना, लोग बोलते हैं फिजिक्स बोरिंग होता है, बहुत ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, हम मस्ती करके सीखेंगे, एंजॉय करके सीखेंगे, ठीक है। आओ, P रेडिएशन प्रेशर है, C स्पीड ऑफ लाइट है, Q रेडिएशन एनर्जी है, जो पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड फॉल कर रहा है कहीं पे। बोला ये चीज डायमेंशनलेस होनी चाहिए, ये चीज डायमेंशनलेस होनी चाहिए। तो देखो इस रिलेशन को हमें बताना है डायमेंशनलेस। तो पावर की पावर है x, इंटेंसिटी की पावर है y, स्पीड ऑफ लाइट की पावर है z, और ये सब मिला के क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। तो कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आइए सबकी डायमेंशन भरते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखो पावर क्या होता है, पावर है, ये प्रेशर है, ये पावर नहीं है, प्रेशर है। तो क्या जाएगा ml माइनस वन टी माइनस टू, ये प्रेशर है, पावर नहीं है, मैं गलत बोल रहा था। एनर्जी ml2 t माइनस टू डिवाइड बाई क्या जाएगा यहां पर L2 पर यूनिट टाइम है, तो ऐसे लिख देंगे, है ना। चलो यहां स्पीड ऑफ लाइट है तो LT माइनस टू हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा क्या Z इज इक्वल टू M0 L0 T0, ऐसा। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें, क्या करें, सिंप्लीफाई करें। कैसे, मास वाले को एक साथ रख लेते हैं, तो यहां x आ जाएगा, और ये क्या है, ये y आ जाएगा, और क्या जाएगा, वहां मास है ये नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेंथ में यहां माइनस x है, यहां पे ये लेंथ से लेंथ उड़ गया, रहने दो तुम बेटा, मौज करो ऐसे ही। टाइम में माइनस 2x है, ठीक है, क्या है, ये कहां से आ गए, माइनस 2x है, और ये क्या जाएगा, माइनस 3y है, और ये माइनस का 2z है। ऐसे इतनी बड़ी इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। देखो बेटा तुम ना इतने दुष्ट तो हो ही कि छोटी मोटी कैलकुलेशन करते ही नहीं हो। क्यों नहीं करते हो, क्योंकि तुम उसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा देते हो, कैलकुलेशन नहीं करते हो। तो कैसे नहीं करोगे, देखो आपको पता है डायमेंशनलेस है ना, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की डायमेंशन और y की डायमेंशन उल्टी होगी, यहां पे अपोजिट होगी, और क्या होगी यहां पे क्या होगा, माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा। तो x की डायमेंशन और z की डायमेंशन सेम होगी। बस आगे नहीं सॉल्व करना है। क्यों नहीं सॉल्व करना है, बस कैसे, आइए बताएं कैसे। x और y की डायमेंशन उल्टा है ना, तुम सीधे हो ना, निकल लो पहली फुर्सत में, यहां से मैं निकल लो पहली फुर्सत में। ऐसे कौन करता है, मैं करता है, ठीक है, हमारे भाई लोग करते हैं। और यहां पर x और z की डायमेंशन सेम है, x और z की डायमेंशन सेम है। तुम रुको जरा, x और तुम निकलो पहले फुर्सत में, हो गया काम खत्म, पैसा हजम। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो डायमेंशन के क्वेश्चन ना टाइम सेव कराने के लिए एनटी वाले देते हैं कि कुछ कुछ जुगाड़ लगा के कर डालो, ठीक है, इसलिए थोड़ी ना देते हैं कि इक्वेशन लिखो, समीकरण लिखो, समीकरण को सॉल्व करो, उसका मान निकालो, भैया सुबह हो जाएगी। ऐसे नहीं करना है ना। चलो अब कुछ बच्चे कहें सर इसको ऐसे मौसम से कैसे करें। देखो जो 12th वाले बच्चे वो आसानी से कर सकते हैं। क्यों, प्रेशर इज इक्वल टू होता है इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, मतलब इन दोनों की डायमेंशन सेम है। अगर दोनों की डायमेंशन सेम है तो डायमेंशनलेस कैसे होगा, जब दोनों का रेशियो ले लेंगे तो डायमेंशनलेस हो जाएगा क्वांटिटी। ओके, हाँ, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, 12th वाले बच्चों को पता होगा, ड्रॉपर वाले बच्चों को पता होगा, 11th वाले बच्चों को नहीं पता होगा। पता कर लेंगे कुछ दिन बाद, ऐसी क्या बात है, बता रहे हैं खाली, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो P आ जाएगा, Q की पावर -1 आ जाएगा, C आ जाएगा, ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी। ओके, तो यहां से आपको पता चल गया। तो इसको आप बड़ी आसानी से, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो इसको आप फटाफट भी कर सकते हैं, है कि नहीं। बस इतनी आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे, 11th वाले कहेंगे सर हमको नहीं पता तो क्या हम कमजोर है क्या। अरे भैया तुम्हारे लिए भी मसाला है। मान लो कुछ जगह तुमको फॉर्मूला पता होगा तो तुम ऐसे सॉल्व कर लेना, जैसे ये वाला। कहां है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी चेंजेस एज दिस एंड दैट। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h है हाइट। तो आप बताना है कि वैल्यू क्या होगा P और Q का। देखो
पेपर सॉल्व करना एक कला है, आर्ट है। पेपर सॉल्व तो बहुत सारे बच्चों को नॉलेज होती है, बहुत सारे बच्चों को कम नॉलेज होती है, लेकिन जो थोड़ा हल्का वाला होता है वो पेपर सॉल्व कर ले जाता है, क्योंकि दुष्ट होता है, चालाक होता है, उसका दिमाग जो है चारों तरफ चलता है। तो क्या करता है वो, जैसे ये देखा, उसने कहा सर ने तो बता रखा है, फॉर्मूला याद हो तो काम बन जाता है। तो वेलोसिटी का जी और एच के साथ क्या रिलेशन होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh टाइप की कुछ चीज आती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, सही तो नहीं लेकिन ऐसे बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू √2gh टाइप का हो जाता है। हाँ हो जाता है। तो यहां डेराइव नहीं करेंगे, इसको भी हम जैसे 12th वाले बच्चे उस वाले क्वेश्चन कर रहे थे, वैसे 11th वाले बच्चे कहेंगे हम तो इसको इस तरह कर लेंगे। तो क्या लिखा है, जी की पावर हाफ एच की पावर हाफ, ये आंसर आ गया, मौज है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जहां आपको पता हो एग्जैक्टली फॉर्मूला, वहां ऐसे सॉल्व कर लिया करो। जहां आपको ना समझ में आए, ब्लैंक हो जाओ, डिराइव कर लो, ऐसी क्या बात है, कोई कमजोर थोड़ी ना हो। आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज गिवन बाय रिलेशन ऑफ दिस टाइप, ऐसे ऐसे करके लिखा है, ये लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। जो बच्चे थोड़ा बहुत फॉर्मूला जानते होंगे वो डायरेक्ट कर लेंगे, मैं अभी उनको भी बता दूंगा कैसे कर लेंगे। जो नहीं जानते उसको डेराइव कर लेंगे। कैसे, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाएगा, टाइम का -1 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, बहुत आसानी से। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं पता है, देखो स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है F/x, F इज इक्वल टू kx होता है, तो F k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F/x। तो इसका अगर डायमेंशन हम लिखने जाएंगे तो क्या आएगा हमको, F डिवाइड बाई x, तो F लिखोगे mLt-2, तो L गायब हो जाएगा तो mt-2 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा इसका डायमेंशन। बस सॉल्व कर लो डेरिवेशन करके। आइए कर लेते हैं डेरिवेशन। तो क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1, कांस्टेंट का डायमेंशन होता नहीं है, मास का डायमेंशन लिख दिया हमने, और यहां पे k का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mt-2 और यहां पावर लगा दी y। तो यहां क्या हो जाएगा, मास में क्या लिखा जाएगा, x प्लस वाई, और t में -2i, ऐसे लिख देंगे। और ये क्या लिखा जाएगा, मास तो यहां है ही नहीं, मास में 0 है और t में -1 है, तो मास में 0 मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू उल्टा वाली होगी। और यहां पे क्या है, -2y इज इक्वल टू क्या है, -1 है, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ आएगा। सो y इज इक्वल टू हाफ आ गया, x इज इक्वल टू क्या आएगा, -हाफ आ जाएगा। ये x इज इक्वल टू क्या आएगा, -हाफ आएगा। कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से किसी बच्चों को नहीं होगी। तो देखो ये दोनों एक जैसे हैं, तुम निकल लो बेटा पहली फुर्सत में। और कौन एक जैसा, कोई है, कोई है, कोई है, हाँ ये तुम निकलो पहली फुर्सत, तुम दोनों रुको। y की पावर हाफ, y की पावर हाफ, ये वाला सही हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन आएगा वो आएगा √, क्या आएगा, k/m, क्या आएगा, √k/m। अच्छा, इसको बहुत सारे बच्चे कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में करेंगे। कैसे, जो बच्चे जानते हैं SHM वो कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी, वो हो जाता है √k/m। तो बस आ गया बस आ गया, एक लाइन में देखो आ गया। कैसे, ओमेगा इज इक्वल टू √k/m होता है, तो k की डायमेंशन जो k होता है वही तो था y आपका। देखो k पे जो पावर लगी थी वही तो y थी, कहां गई, k वाली पावर y थी, तो ये हो जाएगी हाफ, और m वाली पावर x थी तो ये हो जाएगी -हाफ। तो देखो y इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू -हाफ। तो बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो, ठीक है। तो आप जब थोड़ा बहुत आगे पढ़ लोगे तो आपको ये सब फॉर्मूले याद रहेंगे, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। बताओ कितनी देर लगा, पेन पेपर भी नहीं यूज करना पड़ा, बिना पेन पेपर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताया जाता है कि ये पेपर नीट में आया हुआ है, पेपर नीट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। कितना आसानी से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मेन फोकस जानते हो क्या बताने का है बेटा, ये कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना बताई मैंने, मैं खाली आपको बात इस दिमाग में डाल रहा हूं कि आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई मैंने, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं बताई है ना। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ द बॉइंट फोर्स F एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स वॉल्यूम, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन। हो सकता है आप फ्लूइड नहीं पढ़े हैं, आपको कुछ नहीं आता है, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, तो डिराइव कर लेंगे।
क्या है यहां पर, आइए डेरिवेशन करके भी सिखा देते हैं आपको, पहले भी सिखाया फिर सिखा देते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करा देते हैं आपको। फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी और ग्रेविटी की पावर सी। सो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। अब बार बार वो प्रोपोर्शनलिटी वगैरह नहीं लगाएंगे, तुम जानते हो। वॉल्यूम का डायमेंशन एल की पावर 3 तो 3a हो जाएगा, है ना। और डेंसिटी की पावर, डेंसिटी का डायमेंशन मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास लेंथ ऐसे, और ग्रेविटी एल टी माइनस टू एल सी टी माइनस टू सी, ऐसे हो जाएगा। थोड़ा और ढंग से इसको लिखते हैं, आइए एम एल टी माइनस टू हो जाएगा, डायमेंशन सही से लिख देते हैं। मास कोई है यहां पर, है मास में कौन है, बी है, लेंथ पे कौन है 3a है, यहां पे -3b है और वहां पर c है, ठीक है। और टाइम में खाली यही है -2c है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो यहां b की वैल्यू क्या जाएगी, कंपेयर करो तो b की वैल्यू आ गई 1, यहां -2c है, यहां -2 है, तो -2c इज इक्वल टू -2, तो c की वैल्यू आ गई क्या, 1 आ गई। अच्छा यहां पर, यहां 1 है, यहां है 3a -3b प्लस c इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू है 1 -3, c की वैल्यू 1 है, तो ये इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो क्या आएगा, ये 3a इज इक्वल टू जाएगा 3, सो a इज इक्वल टू जाएगा 1, सब 1 आ गया। वाह क्या बात है, इतनी बड़ी बात करी हमने, मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो क्या आया, f क्या आएगा, f प्रोपोर्शनल हो जाएगा v रो जी, ये v रो जी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कौन आएगा, ये आएगा। और वैसे सबको पता है आर्मंडीज प्रिंसिपल जब हम लोग पढ़ते हैं, थ्रस्ट फोर्स लगता है रो वी जी, वी रो जी, है ना। तो बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला पता होगा, वो कहेंगे सर आप बहुत बोर कर रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनको एक तरीका याद आ गया, तरीका याद रहेगा, है ना बेटा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए आगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में जुगाड़ नहीं चलेगा, कभी कभी नहीं चलता है, नीट वाले कभी कभी मजाक कर जाते हैं, तो जुगाड़ नहीं चलता है, हमें डेरिवेशन करना ही पड़ जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ लोगों को जुगाड़ चल जाएगा, कुछ का नहीं चलेगा, तो हम डेरिवेशन करके करेंगे। क्या है क्वेश्चन, नया सिस्टम है, यूनिट का एनर्जी लिखा है, डेंसिटी लिखा है, पावर लिखा है। अब इसमें जो है आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को लिखना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को एक्सप्रेस करना है हमें, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन सबको याद है कि नहीं याद है, बताओ बेटा। याद है, क्या होता है, m-1 L3 T-2, ये होता है। बाकी एनर्जी का डायमेंशन सबको याद है कि नहीं याद है, याद है, क्या होता है mL2 T-2। और पावर का डायमेंशन और डेंसिटी का डायमेंशन भी याद है, क्या है m L की पावर -3। अच्छा डेंसिटी की डायमेंशन हो गई, अब पावर की बता दो। पावर तो पता है वर्क अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा mL2 वर्क अपॉन टाइम, तो T-3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये इतनी डायमेंशन में पता है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो क्या छोटे छोटे क्वेश्चन में टाइम बचाओ, जहां कोई लगे तुम्हें गड़बड़ हो सकता है वहां थोड़ा सतर्क होकर क्वेश्चन करो, है ना। अब जैसे तुमने ये लिख लिया, अब क्या करेंगे हम बोलेंगे जी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, या डायमेंशनली लिख देते हैं, लाओ बात खत्म कर देते हैं, प्रोपोर्शनल की बवाल ही हटा देते हैं क्योंकि हम लोग बड़े हो गए हैं। तो जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ई की डायमेंशन पे ए, डी की डायमेंशन पे बी और पी की डायमेंशन पे सी, ऐसे वेरी करेगा। तो जी का डायमेंशन m-1 L3 T-2 लिख देंगे, हाँ लिख देंगे। एनर्जी का डायमेंशन क्या है बेटा, mL2 T-2 हो जाएगा, पावर ए लग जाएगी। अच्छा डेंसिटी कितना है बेटा, डेंसिटी है m L की पावर -3 और क्या हो जाएगा यहां पे b, और पावर हो जाएगा mL2 T-3 और ये हो जाएगा c। आइए थोड़ा थोड़ा सॉल्व वॉल्व करते हैं, कंपेयर करते हैं ना, फटाफट करते हैं। तो क्या करेंगे यहां पर, m में -1 L में 3 T में -2, ऐसे होगा, ऐसे इज इक्वल टू मास लिखते हैं। मास में यहां A है, यहां B है, यहां C है, तो क्या आएगा A प्लस B प्लस C हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा लेंथ में 2a है, -3b है और 2c है, तो 2a लिखो भैया, कैलकुलेशन बहुत गलत होती है हमसे, देख लेना। 2a हो जाएगा, -3b हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। वाह, टाइम में आओ देख लेते हैं। टाइम में -3c है, -3b है और 2a है, यहां 3b नहीं है, नहीं गलत हो जाएगा अभी, -2a है और क्या है
माइनस का 3c है, इतना है, ये इतना है, और तो कुछ है नहीं। ये कंपेयर करो भाई, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, m में -1 था तो क्या आ जाएगा -1, किसकी वैल्यू है -1, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -1 है, क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 है। फिर यहां 3 है कौन, 2a, देखो 2a है यहां पर, ये L2, ठीक है, ml2t माइनस 2a लिखा जाएगा, -3b लिखा जाएगा, प्लस का 2c लिखा जाएगा, किसके बराबर है यहां पर 3 के बराबर है। फिर -2a -3c, -2a और -3c इज इक्वल टू क्या है यहां पे देखो कंपेयर करो, -2 के बराबर है, ऐसा आ जाएगा, ये है इतना। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालनी है, किसकी, a की, b की, c की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करें वो आइए देखते हैं। ऊपर जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो काम बन सकता है, ठीक है, कैसे आइए देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करिए और माइनस कर दीजिए सेकेंड वाली से, तो क्या हो जाएगा, यहां 2a आएगा, क्या आएगा 2b आएगा, क्या आएगा 2c आएगा, -2 आएगा। फिर यहां क्या लिखेंगे, 2a होगा, -3b होगा, फिर 2c होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करना था, ये और ये कैंसिल हो गया, यहां क्या बचेगा, यहां पर 5b बचेगा, यहां क्या बचेगा -5 बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। आओ देखें, हो सकता है शायद ऑप्शन से काम बनी जाए। b कहां -1 आ रहा है, b कहां -1 आ रहा है, मतलब डेंसिटी कहां पे -1 आ रहा है, डेंसिटी कहां -1 आ रहा है, तुम पहली फुर्सत में निकलो, तुम पहली फुर्सत में निकलो, बचे तुम और तुम, बचे तुम और तुम। आओ देखते हैं, b की वैल्यू -1 आ गई भैया, b की वैल्यू -1 आ गई। अब b की वैल्यू यहां पे -1 रख देते हैं, कहां पे, यहां पर, चाहे यहां पे रख दो। तो ये मान लेते हैं हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, फोर्थ इक्वेशन हो गया। तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 था, ये फर्स्ट था, और फोर्थ क्या था, b इज इक्वल टू -1, ये था फोर्थ। फ्रॉम, बेकार कैलकुलेशन कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि ऐसी कैलकुलेशन आती है और ऐसे भागते नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू -1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे उस तरफ जाएगा, तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू -c बन जाएगा, a इक्वल टू -c बन जाएगा। फिर से देखो, यहां b इक्वल टू -1 है, यहां b इक्वल टू -1 रखो, तो a प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब a की डायमेंशन c के उल्टा हो जाएगी, a की डायमेंशन c के उल्टा हो जाएगी। कहीं है कोई ऐसा, a की डायमेंशन c के उल्टा हो जाएगी, तुम तो निकल लो भैया, हो गया सॉल्व। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा, e की पावर -2, d की पावर -1, p की पावर 2, ये आ जाएगा, सिंपल सा है। अच्छा ये बताओ, क्या ये गलत है, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो। अगर गलत है तो सही कैलकुलेशन कमेंट करना, अगर सही है तो ऐश करना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब तो देखो, आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे देखना होता है, इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अब क्या करने जा रहे हैं, अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं, आपने कितना पढ़ाई किया है, कितना आपने पढ़ाई किया है उसकी टेस्टिंग होगी अब आपकी। क्यों, अब हम पीछे जो पिछली क्लास में पढ़ाए थे उसको भी पूछने जा रहे हैं। देखो क्या है, यहां फोर्स है, फोर्स दिया गया है, टाइम में t से, डिस्टेंस है x से। अब आपसे कुछ कुछ बातें पूछते हैं, किस तरह से दिया हुआ इक्वेशन, आइए देखें। F इज इक्वल टू दिया हुआ a साइन सी टी प्लस b कॉस डी एक्स, ये है। पूछ रहे हैं a बाई b बताओ, तो तुमको हमने पिछली क्लास में बताया था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। अब जो है हम क्या करने जा रहे हैं, पिछले क्लास के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ना, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है, हाँ है। तो इसका मतलब f का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, f का डायमेंशन a के बराबर हो जाएगा, और इसका डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा। a और b का डायमेंशन सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो हमें क्या मिलना है, a बाई बी निकालना है। a बाई बी डायमेंशनलेस होना चाहिए। तुम निकलो पहली फुर्सत में, और कौन निकलो, तुम भी निकलो पहली फुर्सत में, तुम दोनों लोग रुको,
ठीक है, एक काम तो हो गया भाई। अच्छा, सी का डायमेंशन क्या होगा? देखो सी यहां पर ऐसे, ये एंगल है, एंगल भी डायमेंशनलेस होता है, तो सी का जो डायमेंशन होगा वो टाइम के इनवर्स के डायमेंशन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल, ये वाला पूरा टर्म डायमेंशनलेस होता है, एंगल होता है। डीएक्स, डीएक्स भी डायमेंशनलेस होगा। क्यों? तुम जानते हो। तो जो डायमेंशन डी का होगा वही डायमेंशन एक्स का होगा, ऐसे हो जाएगा। तो जो डायमेंशन डी का होगा वही एक्स का होगा, ये आ जाएगा। तो सी का डायमेंशन t-1, डी का डायमेंशन l-1 हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या निकालना? सी बाई डी। सी बाई डी करेंगे तो क्या आएगा? सी बाई डी करेंगे तो यह आएगा l-1। क्या आएगा? l-1। यह आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत आसान है। कितना आसान है? बहुत आसान है। बस थोड़ी प्रैक्टिस का खेल है, इसीलिए तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, है ना। चलो और आगे आए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये जानते हो कहां का सवाल है? ये हमारे प्रिय कौन, दादाजी का सवाल है। और दादाजी का सवाल अच्छा होता है, खराब होता है? बहुत अच्छा होता है। उसमें गलत होने के चांस बहुत होते हैं। क्यों? दादाजी घुमा देते हैं। ठीक है, आइए देखें क्या है क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हो सकता है स्टेटमेंट हो सकता है स्टेटमेंट्स हो। पहले घुमा दिया दादाजी ने, मतलब हो सकता है कई सारे सही हो सकता है एक है सही हो, है ना। आओ देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। देखो, जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो सकती है वो हो सकती है करेक्ट हो, प्रैक्टिकली हो सकता है ना करेक्ट हो। कैसे? जैसे आप देखो यहां एग्जांपल में देखो, v इक्वल टू यू प्लस एटी है, ये डायमेंशनली करेक्ट है? हां है। v इक्वल टू यू प्लस 280 भी डायमेंशनली करेक्ट होगी? हां होगी, क्योंकि 2 का कोई डायमेंशन में फर्क आएगा नहीं। तो ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं है। तो ये वाली इक्वेशन प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं है। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है बट प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं है। डायमेंशनली करेक्ट है, बट एक्चुअली नॉट। एक्चुअली मतलब प्रैक्टिकली। समझ में आया? चलो, तो जो डायमेंशनली करेक्ट होगी वो करेक्ट हो सकती है, मस्त नहीं होगा, हो सकती है। ठीक है ना। अच्छा, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, ये इसी में सवाल का जवाब हो गया। तो ए भी सही है, बी भी सही है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन प्रैक्टिकली करेक्ट हो सकती है, कसम नहीं है। ठीक है, आओ। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वैसे तो इनकरेक्ट रहेगी रहेगी, बोले करेक्ट तो होने दो। मतलब जो चीज डायमेंशनली नहीं शुद्ध है वो प्रैक्टिकली कैसे शुद्ध हो सकती है? तो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, नहीं, नेवर एवर, ये गलत है। अच्छा, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, और भैया जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो तो इनकरेक्ट रहेगी ही रहेगी। उसमें क्या है? ए, बी और डी तीनों बातें सही हैं। जो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो तो करेक्ट रहेगी रहेगी, मतलब इनकरेक्ट रहेगी रहेगी। हां, ये बात होती जो डायमेंशनली करेक्ट है वो प्रैक्टिकली करेक्ट होने के चांसेस होते हैं, कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट तो गलत होगा स्टेटमेंट। डायमेंशनली, डायमेंशनली ऐसा लिखा हो ना, डायमेंशनली। ठीक है, बहुत गंदी राइटिंग लिखी है मैंने, इसको साफ करें नहीं, बच्चे गुस्सा हो जाएंगे। क्या? डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट, ये गलत स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? मे बी करेक्ट, क्योंकि यहां पे गड़बड़ी हो सकती है ना। इसलिए ये स्टेटमेंट अगर ऐसा लिखा आता, कुछ नहीं चेंज है, खाली इस शब्द में हेर फेर है ना। अगर मस्त हो जाता तो पहला भी गलत हो जाता। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। इसीलिए कहते हैं दादाजी की किताब खतरनाक होता है। ठीक है, क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस करने चाहिए। क्यों? कंसेप्ट बिल्कुल
सही हो जाते हैं। द टाइम डिपेंडेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इतना, यहां मान लेते हैं पी नॉट को क्या दिया हमने, पी नॉट इज पावर, पी इज इक्वल टू पावर, मतलब पी यहां मान लो पावर है, क्या है, पावर है। तो आपको बताना है अल्फा क्या होगा, अल्फा का डायमेंशन क्या होगा। तो आपको हमने बताया था, क्या बताया था बेटा, ई की पावर मान लो यहां पे कोई एन लगा हो, ई की पावर क्या लगा हो, एन लगा हो, क्या लगा हो, ई की पावर एन हो। तो पूरा का पूरा तो डायमेंशनलेस होता ही है, साथ में ये जो पावर होती है खुद भी डायमेंशनलेस होती है। पूरा का पूरा फंक्शन एज अ होल डायमेंशनलेस होता है, साथ साथ ये एन भी डायमेंशनलेस होता है। कहना क्या चाहते हैं, कहना चाहते हैं पी का जो डायमेंशन होगा वो पी नॉट के बराबर होगा, ये जो डायमेंशन है ये इसके बराबर होगा, ये डायमेंशनलेस है। और क्या कहना चाहते हैं, अल्फा टी स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो डायमेंशनलेस होगा, ये क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर डायमेंशनलेस होती है। तो अल्फा का डायमेंशन क्या आ जाएगा बेटा, टी स्क्वायर उधर भेज दो तो टी की पावर -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, टी स्क्वायर दे दो तो टी की पावर -2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशनलेस गलत है, डायमेंशन टी पावर -2 सही है। विल हैव सेम डायमेंशन, नहीं भैया ये पावर की डायमेंशन होगा, पी की डायमेंशन पावर के बराबर होगा, ये टी पावर -2 है, तो तुम भी गलत हो बेटा, ये छोड़ो इसको, एक सही हो जाएगा यहां पर। तो ये पिछली क्लास में आपको बताया था ना मैंने, बस मैंने सोचा प्रैक्टिस करा दूं आपकी, स्ट्रांग बना दूं आपको मैं, ठीक है। आगे आइए, इफ y रिप्रेजेंट प्रेशर एंड x रिप्रेजेंट वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा दिक्कत लगती है कि कहीं गलत ना हो जाए। टेंशन मत लो, गलत होने नहीं देंगे हम, क्या है, गलत होने नहीं देंगे हम। क्यों, अभी बताते हैं क्यों। तो यहां क्या दिया है बेटा, x क्या है, y क्या है, प्रेशर है, y क्या है, प्रेशर है। तो y का डायमेंशन क्या हो जाएगा, प्रेशर के बराबर हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, m l-1 t-2, ये प्रेशर हो गया। x क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा बताओ, पिछली क्लास में वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन बताया था ना मैंने, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। तो वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ मतलब t की पावर -1, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ मतलब t की पावर -1, तो ये इतना आ जाएगा। अब आपको क्या बताना है, इसका डायमेंशन बताना है। सर ये क्या लिखा है, ये अगर ध्यान से देखो तो ये d2y/dx² लिखा है। सर नहीं समझ में आया, मतलब ये है d/dx ऑफ dy/dx। ये क्या है, मतलब y का x के साथ रेशियो निकालो, फिर y का x के साथ रेशियो निकालो। मतलब ये हुआ, अगर हम इसको पढ़े ना कि इसका डायमेंशन बताओ, तो कुल नहीं, कुल कह रहे हैं, कुछ नहीं लिखा है ये लिखा है y का डायमेंशन एक बार लिखिए और x का डायमेंशन 2 बार लिखिए। ये है d, तो चेंज को डिनोट करता है, चेंज से हमें कोई लेना देना नहीं है। डबल डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, 2 बार आपको x के साथ डिवाइड करना है, 2 बार आपको x के साथ डिवाइड करना है, और कुछ यहां पे सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, बहुत आसान है, y का डायमेंशन ml-t2, यहां पे x² का t की पावर -2, तो क्या हो जाएगा, ml-1 t की पावर 0, क्या आएगा, ml-1 t की पावर 0, ये आ जाएगा आंसर। ये कहीं है, तो ये डबल डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, ये ऐसे लिखा होता है, इसको ऐसे लिख देते हैं, मतलब y को एक साथ डिवाइड करना है x के साथ, फिर y को x के साथ डिवाइड करना है। d यहां d फॉर डिस्प्लेसमेंट नहीं है d फॉर चेंज होता है ना, d फॉर क्या होता है, चेंज होता है। आइए एक और करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, आसान क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया, अब हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, किसका, जो पहले कर चुके थे उसका, पिछली क्लास का। क्यों, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे, पैरेलक्स मेथड पढ़ेंगे, ओलिक एसिड वाले मेथड से हम यूज करेंगे क्या, वो थिकनेस उकनेस निकालने वाला है ना, वो सब करेंगे। आओ क्या है यहां पे देखते हैं। द डायमेंशंस ऑफ अल्फा बीटा इन अ गिवन इक्वेशन इज दिस, एफ इज द फोर्स, वी इज द वेलोसिटी एंड टी इज टाइम। आपको निकालना क्या है, अल्फा बाई बीटा निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए इसको एक झटके में सॉल्व कर देते हैं। कैसे, अल्फा, इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं पहले। क्या है, एफ है, ये क्या है, अल्फा है, टी स्क्वायर है, बीटा है, वी स्क्वायर है। तो भैया ये क्या है ना, ये एफ है, फोर्स का डायमेंशन। यार अल्फा का डायमेंशन लिखो चाहे टी स्क्वायर का लिखो, बात तो एक ही हुई। अच्छा भाई,
और बीटा बी स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई है भैया, इनको अलग अलग नहीं लिख सकते आप, पाप पड़ जाएगा आपको। ऐसे कुछ बच्चे कहेंगे सर आप यहां गलत कर रहे हैं, अल्फा में से टी स्क्वायर माने जाएगा, तो हमें डायमेंशन लिखना है बाबू। क्या लिखना है? डायमेंशन लिखना है। तो जो अल्फा का डायमेंशन होगा वही टी स्क्वायर का होगा, चाहे अल्फा का डायमेंशन लिखो, चाहे टी स्क्वायर लिखो, चाहे अल्फा माइनस टी स्क्वायर का लिखो, बात तो एक है। अच्छा, सो अल्फा बाई बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा बाई बीटा का जो डायमेंशन होगा वो फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, ऐसे। तो फिर ये तो आसान है, और क्या आसान तो है ही। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और वेलोसिटी स्क्वायर हो जाता है एल स्क्वायर टी माइनस टू का स्क्वायर। तो क्या आएगा? एल थ्री टी माइनस फोर, एल थ्री टी माइनस फोर, एल थ्री टी माइनस फोर कहां है? ये है एल थ्री टी माइनस फोर। कैसे आया? ऐसे आया। पता है मेरे एक दोस्त थे, है मतलब, कुछ दिन बोले हमसे यार तुम लोग यूट्यूब पे क्यों पढ़ा रहे हो, फ्री फंड में वही पढ़ा रहे हो, कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है, और आप 1.5 घंटे की वीडियो डाल रहे हो, पढ़ा रहे हो, जैसे लग रहा है क्लास में पढ़ा रहे हो, और उससे भी ज्यादा पढ़ा रहे हो, कोई देखता होता नहीं, फालतू मेहनत ना करो। हमने सोचा हाँ यार बात में तो दम है भाई इनके, कौन देखता होगा यूट्यूब पे। हमने कहा जरा हमारा कमेंट सेक्शन चेक करो, यानी क्यों, क्या है वहां तो सब ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोलते रहते हैं। मैंने कहा चेक करना फिर बताना। कल फोन आया मेरे पास, हमने कहा क्या हुआ? कह रहे तुम्हारे यहां के बच्चे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने होमवर्क पूछा था सारे बच्चों ने लगभग रिप्लाई किया। हमने कहा ये पीडब्ल्यू है मेरी जान, ठीक है। बड़ा अच्छा लगा कि तुम लोगों ने मेरा जो है डाउन नहीं होने दिया, ठीक है, ऐसे लगे रहो। समझ में आया? क्यों? ऐसे ही लगे रहेंगे हम लोग, सीखेंगे अच्छे से, करेंगे अच्छे से, फिर एक दिन भौकाली बन जाएंगे, है ना। आओ ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका डायमेंशन किसके जैसा है? इसको देख के डरना नहीं है, सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। ई यहां पर एनर्जी है, एम यहां मास है, जे यहां एंगुलर मोमेंटम है, जी यहां ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो सबकी डायमेंशन हमें पता है, इसलिए मैं सीधा सीधा डायमेंशन रखने जा रहा हूं। एनर्जी की डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, जे मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एम एल टू टी माइनस वन का स्क्वायर, और एम मास 5, जी एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू का स्क्वायर। तो क्या होगा? ये यहां मास का 3 हो जाएगा, ये कितना जाएगा? मास 3 हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। ई ऐसे लिखा है तो मास का लिख देंगे 3। देखो क्या है, यहां 3 हो जाएगा, ठीक है। लेंथ में 2 है, 2 4 2 6 हो जाएगा, लेंथ में 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर टाइम में 2 2 4 माइनस 4 हो जाएगा। अच्छा, बहुत सही, शानदार चल रहा भाई आपका काम। 5 हो गया यहां पे, 2 हो गया यहां पे, तो मास में 3 आ गया। अरे यहां 3 2 6 हो गया, 6 हो गया। यहां टाइम में माइनस 4 हो गया। अरे ऊपर नीचे एक जैसा तो लिख दो 0, ऊपर नीचे एक जैसा तो लिख दो 0। तो क्या आ गया? ये तो एंगल का डायमेंशन हो गया। कुछ नहीं है, खाली आपको ऐसे क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि डर के आगे जीत है, ठीक है। ऐसे भौकाली क्वेश्चन मिले ना तो थोड़ा कपालभाती करिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, वैल्यू भर दीजिए, आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं कि टेंशन नहीं लेने का। आओ आगे बात करें फिर से, ठीक है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन पता है नीट में आया है, एआईपीएमटी के समय आया है। कुछ नहीं पता, बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, बहुत बेकार क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन में सब बच्चों को डाउट होता है। जो बच्चे देख रहे होंगे कहते हैं हाँ सर ये तो हमने कोचिंग में देखा था, नहीं समझ में आया था। हाँ सर ये तो हमने स्कूल में देखा था, नहीं समझ में आया था। बहुत आसान है। क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस पर यूनिट टाइम इज एन। तो एन क्या है? यहां पर एन है नंबर ऑफ पार्टिकल किसी की काउंटिंग का क्या डायमेंशन? 100 आदमी तो उसका कोई डायमेंशन थोड़ी ना होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है? पर यूनिट एरिया है तो एल पावर -2 हो जाएगा। पर यूनिट टाइम है मतलब टाइम पावर -1 हो जाएगा। ये डायमेंशन हो गया एन का। अरे बस, हाँ। और n2 n1 आर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। n2 का जो डायमेंशन होगा वही n1 का डायमेंशन होगा। क्यों? ये क्या करें? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है
तो इसका मतलब हो जाएगा एल की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर Z1 Z2 पोजीशन है, तो Z1 और Z2 पोजीशन है तो क्या हो जाएगा, जो डायमेंशन Z1 का होगा वही Z2 का होगा। पोजीशन तो हमने लेंथ में मेजर करनी होती है, तो ये L आ जाएगा। अब क्या निकालना है, D का डायमेंशन निकालना है। तो D का डायमेंशन निकालेंगे कैसे, तो जो डायमेंशन ऑफ D लिखोगे तो क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ N लिखोगे, उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायमेंशन ऑफ Z लिख देना। क्यों, N का डायमेंशन Z की डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो किसके, N2 या N1 के डायमेंशन से डिवाइड कर दो। इसको चाहे Z1 लिख दो चाहे Z2 लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो क्या आएगा यहां पे D का डायमेंशन, D का डायमेंशन क्या आएगा, देखो N का डायमेंशन कितना है, L की पावर -2, फिर T की पावर -1, Z का डायमेंशन क्या है यहां पर, L। N2 लिखो चाहे N1 लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है, वो L की पावर -3। ये ऊपर जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 जाएगा, तो D का डायमेंशन क्या हो जाएगा, D का डायमेंशन हो जाएगा L2T -1, L2T -1, कहीं है L2T -1, ये रहा L2T -1, L2T -1 ये रहा। कोई दिक्कत किसी को, कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत हुई, देखो जितना भौकाली क्वेश्चन हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस बेसिक पर अटक जाओ, बेसिक पर अटक जाइए, आराम आराम से क्वेश्चन पढ़िए, धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़िए, वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि मजा आ रहा है। और अगर मजा आ रहा है तो और मजा देंगे, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी आगे वैसे वैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे और क्वेश्चन कराएंगे, इतना क्वेश्चन करा देंगे कि आपकी कोचिंग में भी नहीं कराया जाता हो, समझे। आओ आगे देखें, लास्ट क्वेश्चन। हमने पहले ही कहा था कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के क्वेश्चन हम पहले करा चुके, लेकिन आज प्रैक्टिस करा देते हैं क्योंकि कन्वर्जन ऑफ यूनिट के क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन जाते जाते करा देते हैं। ठीक है, क्या है, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। If a system in which the length is 10 centimeter, mass is this, then value of इतना। तो आपको पहले पता है क्या, ये भैया चेंज नहीं होता है, क्या फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू ऐसे यूनिट सिस्टम चेंज करने से नंबर बदल जाते हैं, यूनिट बदल जाती है, लेकिन वो क्वांटिटी उतनी ही रहती है। तो इस सिस्टम में क्या है, एन की वैल्यू 4 है, ग्राम है, सेंटीमीटर क्यूब है। नया सिस्टम में वैल्यू निकालनी है, यूनिट क्या है, मास 100 ग्राम हो गया, 100 ग्राम कर देते हैं भाई, ऐसी क्या बात है। लेंथ किसमें हो गई भाई, लेंथ दी किसमें, लेंथ कहां गई, 10 सेंटीमीटर, 10 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो क्या जाएगा, ये सब उड़ा दो, क्या बचेगा, 4 यहां बचेगा, N2 यहां बचेगा, 100 यहां बचेगा, और यहां क्या जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। दिस इज द आंसर। कितना आसान है सब, बहुत आसान है सब, इतना ही आसान लगेगा तुमको एग्जाम में, बस ध्यान से फॉलो करते रहो, जो कहा जा रहा है करते जाओ ध्यान पूर्वक। ठीक है, वैसे भी पढ़ाई किसी को अच्छी लगती नहीं है, लगानी पड़ती है। मन लगा के पढ़ाई करो, मस्त रहो, मौज में रहो, खुश रहो। क्यों, बेवजह खुश रहो, खुश रहने की वजह बहुत महंगी होती है। ध्यान रखना, मौज में रहना बता के जा रहे हैं।